नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास में भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव क्या पड़ा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव क्या पड़ा था इसके बारे में देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो कि 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था। यानी कि 1800 ईस्वी में जो कपड़े का जो निर्यात है वो 30% था, 1870 में कितना रह गया तो ये घटकर सिर्फ 3% रह गया था। 1811-12 की अगर बात करें तो 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात का लगभग 33% था और 1850 से लेकर 1870 में यह मात्र सिर्फ 3% रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ध्यान है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो 1773 ईस्वी से पूर्व भारतीय प्रांत में ब्रिटिश कंपनी में सर्वोच्च अधिकारी होता था और यह सर्वप्रथम यह गौरव लॉर्ड क्लाइव को मिला था। इसका द्वितीय काल 1765 से 1767 ईस्वी तक था। बंगाल के गवर्नर के रूप में ये था। गवर्नर जनरल क्या होते हैं? 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल होता था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को सर्वोच्च बनाकर बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया। यह पद वॉरेन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। तो वस्तुतः भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, किंतु यह विकल्पों में नहीं है, अतः विकल्प 2 सही होगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वह सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखना, ये सी राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध या दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही यह कार्य किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद और उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स से दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में मानी जाती है, इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो ये था अवध। कौन सा था? ये अवध था। लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर
कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था? अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था? तो ये जानना 1856 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाअभियोग चलाया गया था? महाअभियोग किस पर चलाया गया था? तो ध्यान, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाअभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? तो ये नीति हड़प की नीति कहलाती थी। कौन सी नीति कहलाती थी? हड़प की नीति। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर, 1850 में बगाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर तथा 1855 में करौली का अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी के द्वारा 1856 ईस्वी में अवध का भी विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, वह कौन था? तो किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी, वह गवर्नर जनरल कौन था? तो ये ध्यान, लॉर्ड कर्जन ही था। 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन बंगाल में स्थित पूसा, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है, इसमें कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यह हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ध्यान, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये स्थायी बंदोबस्त, ये पहले ऑप्शन एकदम सही है और ये सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये इससे संबंधित है। आगे अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था की थी और घोषणा की, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया था। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो कौन सा समझौता था? तो ये स्थायी समझौता था। कौन सा समझौता? स्थायी समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से कौन सी व्यवस्था को लागू कराया था? तो ये इस्तमरारी व्यवस्था को लागू कराया था। सुमेलित करना है, कौन सा सही है? सुमेलित करना अपने को सैंडलर कमीशन। तो ध्यान, सैंडलर कमीशन ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट का 4 ऑप्शन होगा, यानी कि सैंडलर कमीशन किससे संबंधित है? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित है। अगर हंटर्स कमीशन की बात करें तो ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। हंटर कमीशन की अगर बात करें तो ये लॉर्ड कमीशन से संबंधित है। और अगर रेले की अगर बात करें तो रेले, ध्यान रखना अपने को, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। रेले किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। और वुड डिस्पेच है ना, वुड डिस्पेच, ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा 4, 1, 3, 2। तो देखो 4, 1, 3, 2 किसके अंदर है? पहला ऑप्शन के अंदर है, तो अपना पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
शिक्षा से संबंधित आयोग और गवर्नर के बारे में बात करें तो ध्यान चार्ल्स वुड का डिस्पेच ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू हुआ था। हंटर शिक्षा आयोग ये 1882-83 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। शेड्यूलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-18 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में था। थॉमस रेले कमीशन ये 1902 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में था। हार्टोग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में था। सार्जेंट योजना 1944 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में था। राधाकृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो किसके द्वारा हुई थी? ये ध्यान रखना है, वुड का डिस्पैच के अनुसार हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार विमर्श किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस आयोग ने भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था, इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में प्रथम विद्युत तार लाइन 1852 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा तक इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच 23 मील चली थी और डाक टिकटों का प्रचलन भी आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह था एंड्रू फ्रेजर को। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी ने सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के काल में घटित हुआ था? इल्बर्ट विवाद कौन से वायसराय के काल में घटित हुआ था, ये हमें बताना है। तो ध्यान है, ये लॉर्ड रिपन के काल में घटित हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में यह घटित हुआ था। सर पी.सी. इल्बर्ट, जो कि लॉर्ड रिपन वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें रिपन, जो कि रिपन एकदम सही है। रिपन के बारे में कहा गया कि भारत की द्वितीय जनगणना इसके अंडर में हुई थी। तो ये आंसर एकदम सही सुमेलित है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जो कि 1869 से 1872 के काल में हुई थी। 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमें बताना है। 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था, यह कथन एकदम सही है। एंटनी मैकडॉनल्ड के अधीन अकाल आयोग नियुक्त किया गया था,
यह कथन भी एकदम सही है। 1901 में सिंचाई पर एक आयोग का नियुक्त किया गया था, ये भी कथन सही है। 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बंद कर दिया गया, ये कथन इसके अंदर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें अपना राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन की सुधार 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905, सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में और सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में और सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई और रेलवे बोर्ड का गठन 1905 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये ध्यान, ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक अंग्रेजी प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों को भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। इसके तहत अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया था, अर्थात शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए, इसी वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो ध्यान, देशी समाचार पत्र, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? तो ध्यान, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी, ये समस्या कृषकों को झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां कौन सी थी? नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां कौन सी थी? तो ध्यान, नील की खेती की दो प्रमुख प्रणालियां, एक तो थी निज और एक रेती। तो ये दो प्रकार की प्रणालियां थी, निज और रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया पर सौंपी गई थी? तो ये कौन सी योजना थी जो गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो ये थी महालवाड़ी बंदोबस्त योजना। महालवाड़ी बंदोबस्त योजना। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि अपनाई थी? तो ये कौन सी थी सहायक संधि? तो ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली वाली थी। कौन सी थी? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सहायक संधि के अंतर्गत सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। किसके लिए बाध्य किया था? तो ध्यान रखना, इसमें किसके लिए बाध्य किया गया था? तो उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव की खर्चा भी उन्हें वहन करना होगा, इसके लिए उनको बाध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें ध्यान रखना है कौन सा कथन सही है। तो कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। यह कथन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल की 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो ये है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से
अलग हो गया था। इस प्रकार अपना ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।